हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सी टेट, यूपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है कहता क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कहते किसको है। इसको परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान लेना, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी एकत्रित करना। बच्चा जो है, बच्चा के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। बच्चा किसी चीज के बारे में कैसे सीखता है और उसके बारे में कैसे जानकारी एकत्रित करता है, उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसमें जो होता है कि भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति शामिल होती है। भाषा चिंतन यानी कि छोटे बच्चे में भाषा का विकास होना और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन थे ये जीन पियाजे? जो थे ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? जीन पियाजे। और इन्होंने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार ये जीन पियाजे जो है ये कहते हैं कि बच्चा जो है ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं है, वह जो है एक सक्रिय निर्माता भी होता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह ज्ञान का एक सक्रिय निर्माता भी होता है। उनकी कुछ अवधारणा है, उनको देख लेते हैं। जीन पियाजे की मुख्य अवधारणाएं, उन्होंने 4 अवधारणाओं को दिया था। पहला क्या था उसमें? पहला था स्कीमा। जीन पियाजे की मुख्य अवधारणाओं में पहला जो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि पहले से कोई वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में मानसिक संरचना, यानी कि पहले से कोई चीज पहले से ज्ञात हो, उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा जो है, कोई छोटा बच्चा है, वो कुत्ता को देखकर उसके बारे में एक धारणा बनाता है। जैसे धारणा यह बनाता है कि जैसे कुत्ता के पास क्या है? एक पूंछ है, ठीक है, और 4 पैर हैं और 2 कान है। तो ये ऐसा अगर शेप में जो भी दिखेगा वो कुत्ता है या बिल्ली है, ठीक है। तो वह जो है स्कीमा कहलाता है। अगला स्टेज है इसका, अवधारणा है आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ना। जैसे कि पुरानी जानकारी में क्या है कि पहले बच्चे को बताया गया कि वो जो है 4 पैर जिसका होगा वो कुत्ता होगा, ठीक है। अब उसके बाद नई जानकारी, अब उस अगली बार क्या किया कि वो गाय को देख लिया, जैसे काऊ को देख लिया। तो काऊ के पास भी 4 पैर है, तो वो सोचता है कि ये भी एक कुत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उदाहरण के तौर पे बच्चा जो है गाय को भी कुत्ता समझ लेता है। तो फिर वो क्या करेगा कि ये जो है नई जानकारी को पुराने जो है अनुभवों में जोड़ता है। अब उसी को हम कहते हैं आत्मसातीकरण। अगला है इसका जो अवधारणा पियाजे का, समायोजन, एकोमोडेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे नई जानकारी के अनुसार पुरानी जो है जानकारी संरचना में परिवर्तन करना। अब जैसे वो जोड़ना तो ठीक है, सीख लिया, आत्मसातीकरण कर लिया। अब उसके बाद जो क्या करता है कि समायोजन, जैसे नई जानकारी के अनुसार पुरानी जो है मानसिक संरचना में परिवर्तन। जैसे पुरानी जानकारी में क्या हो गया कि कुत्ता 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, तो वो पुरानी जानकारी हो गई। अब उसके बाद उसको जो है गाय दिख गया, तो उसमें क्या होता है कि गाय अब नई जानकारी हो गई। अब उसको जो है उसमें परिवर्तन करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गाय गाय होता है और कुत्ता कुत्ता होता है, यानी कि दोनों अलग अलग जानवर है। तो उसको हम लोग समायोजन कहते हैं। अगला स्टेज है इनकी पियाजे का जो अवधारणा में संतुलन। अब जो है संतुलन क्या कहता है? संतुलन में होता है कि आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना। यानी कि ये जो है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, वही जो है इक्विलिब्रेशन कहलाता है। अब यही प्रक्रिया जो है सीखने को आगे बढ़ाता है। यही अगर प्रक्रिया जो है बच्चा सीख लेगा तो उसको जो है सीखने में आसानी होगी। आगे जो है जीन पियाजे के 4 चरण दिए गए हैं। 4 चरण कौन कौन से हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण।
4 चरणों में पहला है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ये कब होता है, किस आयु तक? ये जन्म से लेके और एक छोटे बच्चे से लेके 2 वर्ष तक। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? विशेषताएं इनमें क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, इंद्रियों और शारीरिक गतिविधि द्वारा सीखना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हाथ चलाना, पैर चलाना और आंखें इधर उधर घुमाना, यानी कि शारीरिक गतिविधियों के द्वारा वो सीखता है छोटा बच्चा। वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, जैसे कि वस्तु के बारे में, अस्थायित्व के बारे में उसका अंदर विकास होता है। जन्म से जो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसका अनुकरण की शुरुआत हो जाती है। जैसे अनुकरण, आप कोई भी चीज उसको सिखाएंगे तो उसको फॉलो करेगा, यानी कि अनुकरण करेगा छोटा बच्चा। और कारण और परिणाम संबंध समझना, ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में ये सब विशेषताएं होने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, बच्चा खिलौना छिपाने पर उसे ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे अब बच्चा को कोई खिलौना खेलने के लिए दे दिए, गुड्डा हो गया या गुड़िया हो गया, उसको दिखाने के बाद कुछ समय बाद उसको आप छिपा देंगे तो वो उसको खोजेगा। तो ये संवेदीगामक अवस्था में ऐसा होता है। अगला देख लेते हैं इसमें विकास के 4 चरणों में। अगला है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें जो है 2 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं, उनमें भाषा का तीव्र विकास होने लगता है, यानी कि वो मम्मा पापा और वर्णों को बोलने लगते हैं। 2 से 7 वर्ष में भाषा का तीव्र विकास होने लगता है। इसमें यह जो है अपनी समस्याओं को बताना और उनके अंदर क्या चल रहा है थोड़ा बहुत बताना शुरू कर देते हैं। और उसमें जो है प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग करने लगते हैं। सिंबल्स यानी कि प्रतीक जैसे कोई चीज हो गया उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। ईगो सेंट्रिज्म मतलब जो वो कहते हैं वही उनको सही लगता है, जो वो उनके दिमाग में चलता है वही उनको, और कहते हैं वही उनको सही लगता है। उसको कहते हैं आत्म केंद्रितता। और संरक्षण की अवधारणा का अभाव। इसमें जो है इस अवस्था में संरक्षण की अवधारणा का अभाव होता है और जड़ चेतना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। उदाहरण के तौर पर जान लेते हैं, बच्चा सोचता है कि सभी लोग वही देखते हैं जो वह देखता है। इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से जो 7 वर्ष के बालक होते हैं, वो सोचता है कि जो मैं देख रहा हूं वही सब लोग देख रहे हैं। अगला अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 11 वर्ष के बालक आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है तार्किक सोच का विकास होने लगता है। तार्किक सोच मतलब आप उसको कुछ बताएंगे तो वो उस पर तर्क करेगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो उसको कहते हैं तार्किक सोच। और संरक्षण की अवधारणा समझना, संरक्षण की अवधारणाओं को समझने लगता है। कौन सी एज में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता, यानी कि यह गाय है, यह कुत्ता है, यह घोड़ा है, या जो भी है, उनको वर्गीकरण के बारे में समझ लेता है और क्रमबद्धता के बारे में भी। प्रतिवर्ती चिंतन, इस अवस्था में जो है प्रतिवर्ती चिंतन की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं, बच्चा समझता है कि अगर अलग आकार के गिलास में पानी की मात्रा समान हो सकती है। बच्चा समझता है कि अलग आकार के गिलास में पानी की मात्रा समान हो सकती है, यानी कि वो आकार को अभी नहीं समझ पाता है। अगर अलग अलग आकार के गिलास रखा गया है, उसमें पानी भर दिया गया समान स्तर तक, तो वो सोचता है कि ये जो है पानी की मात्रा समान है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अगला चरण है। अगला चरण में क्या है? पियाजे के जो चौथा चरण है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में भाषा संबंधी जो है योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, यानी कि उसमें अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है।
और उसमें परिकल्पना निर्माण भी शुरू होने लगता है। कौन से स्तर में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो है बालक जो है वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से सोचने लगता है। कौन सी अवस्था में? अमूर्त में। और यह जो है एज होता है 11 वर्ष और उससे अधिक की आयु को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस एज में जो है समस्या समाधान क्षमता का विकास भी होने लगता है। समस्या समाधान, कोई भी समस्या है उसको समाधान कैसे किया जाए, उसकी क्षमता जो है इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगती है। उदाहरण के तौर पर किशोर संभावित परिस्थितियों पर विचार कर सकता है, यानी कि कोई भी परिस्थिति उस पर क्या क्या हो सकता है ऐसा वो सोच सकता है इस अवस्था में। आगे है, आगे चार्ट के हिसाब से अब इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को दिया गया है, जो शॉर्ट में देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था आयु जो है 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें विशेषता क्या होती है? वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और दूसरा है इसमें पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। इसमें अहं केंद्रित ईगो सेंट्रिज होता है। इसमें अगला चरण मूर्त संक्रियात्मक है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होता है। और इसमें जो है संरक्षण और वर्गीकरण जो का विकास हो जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें जो है ये जो है 11 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों में होता है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। जैसे कोई भी चीज वस्तु के बारे में अमूर्त चिंतन इस अवस्था में शुरू हो जाता है। आगे इसमें देख सकते हैं। अब इसमें जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शैक्षिक महत्व के बारे में जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों में होता है। इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास दिए थे उसमें जो है अभी पढ़ा गया है कि विभिन्न चरणों में होता है, जो कि 4 चरण दिया गया है। इस सिद्धांत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला कौन सा है? शैक्षिक महत्व के बारे में देख लेते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए, जिसमें शिक्षक को चाहिए कि केंद्र जो है शिक्षक नहीं बल्कि बालक होना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कि जो शिक्षा का केंद्र होगा वह शिक्षक नहीं बालक होगा, और शिक्षक बालक की रुचि, आवश्यकता और विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। जो शिक्षण होता है उसमें बालक की रुचि, अगर बालक को उसमें रुचि आ रही है तो और आवश्यकता और विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रत्येक आयु में बच्चों को सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे अब छोटा बच्चा है उसको आप बड़े बच्चों का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो जिस एज का बच्चा है उस एज के हिसाब से उसको प्रॉब्लम या जो भी है पढ़ाना लिखाना, उसको सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए जो है उसको उसके आयु के अनुसार जो है उसको पढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, शिक्षक को बच्चों को संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को जो जिस एज में है उसके हिसाब से उसको विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए। अगला है आपका सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे स्वयं अनुभव और क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। बच्चों को उनके अपने अनुभवों और उनके क्रियाओं द्वारा सीखने देना चाहिए। अब इसमें शिक्षण में प्रयोग, परियोजना, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। जिसे क्या होता है कि प्रयोगों के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि कैसे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और खेल और गतिविधियों, खेल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है सक्रिय एक्टिव लर्निंग में। खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को केवल जानकारी न देकर स्वयं खोजने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज किसी चीज के बारे में आप बता देंगे
तो उसको जो है बस वो जान जाएगा। लेकिन अब बच्चों को जैसे उसके बारे में जानकारी न देकर स्वयं खोजने, जैसे उसको कहा जाए कि आप इसके बारे में खोजो और पता करो कि ये ऐसे क्यों होता है, और उनको निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाएं, तो वो जो है डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि उनकी तार्किक एवं रचनात्मक सोच विकसित होती है। उनकी तार्किक यानी कि तर्क करने की क्षमता और रचनात्मक सोच का विकास होने लगता है। अगला है आपका ठोस से अमूर्त की ओर शिक्षण। अब इसमें क्या होता है कि ठोस यानी कि किसी चीज को बता दें कि ये गुड्डा है, गुड़िया है, या जो भी है, उससे लेकर अब अमूर्त की ओर यानी कि बिना देखे उसके बारे में सोचना। छोटे बच्चों को पहले वास्तविक वस्तुओं और उदाहरणों से पढ़ाया जाना चाहिए। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो है वास्तविक वस्तुओं, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड हो गया, चाहे जो भी पढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उनको दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद उसको उदाहरणों से पढ़ाया जाना चाहिए। बाद में उनको जो है अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए। अमूर्त मतलब बिना देखे उनके बारे में सोचना, उनके बारे में तर्क करना, यह जो है ठोस से अमूर्त की ओर शिक्षण होता है। अब इसमें अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। जैसे सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। अब जब मान लीजिए कि कोई बच्चा थोड़ा कम स्पीड से सीखता है और कोई बच्चा इतना प्रतिभावान होता है कि जो जल्दी सीख लेता है किसी चीज को आप बताएंगे तो इसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों में सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। तो इसमें अब शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये नहीं है कि बच्चे को थोड़ी उसकी गति कम है तो उसको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ाएगा, उसको सिखाने की कोशिश करेगा। तो शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो है क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान मिलता है। समस्या समाधान क्षमता का विकास। समस्या समाधान, ये कोई समस्या है उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए उसका विकास करना चाहिए। बच्चों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए जिसमें वे स्वयं समाधान खोज सकें। बच्चों को कहा जाए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्वयं समाधान खोज सकें, ऐसा मतलब उनको इन्वायरमेंट या पर्यावरण देना चाहिए जिससे वो ऐसा कर सकें। समस्या समाधान का विकास होगा तभी। इसमें क्या होता है, चिंतन और तर्क शक्ति विकसित होती है। इसमें जो है उसके बारे में सोचेगा और तर्क करेगा तो ऐसी इससे जो है समस्या समाधान क्षमता का विकास होने लगता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। अब जो है पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु एवं मानसिक विकास स्तर के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होता है उनको जो है बच्चों की आयु, जिस एज का बच्चा है उसके हिसाब से और मानसिक स्तर के हिसाब से जो है बनाया जाना चाहिए। सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि सरल से कठिन, पहले सरल से शुरुआत करनी चाहिए और फिर कठिन प्रॉब्लम देनी चाहिए जिससे उसको वो सॉल्व करने में सक्षम हो सकता है। रटने की अपेक्षा समझ पर बल देना चाहिए। जैसे बच्चा कोई चीज को रट के याद कर रहा है तो रट के याद करने पर बल नहीं देना चाहिए, जबकि उसको समझाना, समझ पर बल देना चाहिए। जैसे पियाजे ने कहा था, पियाजे ने अर्थपूर्ण अधिगम को महत्व दिया है, रटने पर बल नहीं दिया है। विद्यार्थियों को अवधारणाएं समझने पर जोर देना चाहिए, केवल याद कराने पर नहीं। जैसे कोई अवधारणा है उसके बारे में उसको समझाना चाहिए बच्चे को कि ये जो है ऐसे होता है, लेकिन उसको केवल रटा के याद नहीं कराना चाहिए। अगला है आपका मूल्यांकन की नई दृष्टि। केवल परिणाम नहीं बल्कि बच्चे की सोचने की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होना चाहिए। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को बल मिलता है, जिससे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को बल मिलता है। एक लाइन में कहा जाए तो पियाजे के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि पियाजे के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की सक्रिय खोजपरक, तार्किक एवं स्वतंत्र चिंतक बनाना है। इसलिए शिक्षण बालक की संज्ञानात्मक अवस्था के अनुरूप होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके आने वाले सीटेट, यूपी टेट और अदर भी जो भी टीचिंग एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।